नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी गार्ड है या फिर सुपरवाइजर है या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर है तो आपने इस शब्द का नाम जरूर सुना होगा जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र दो वजह से होता है फ्रेंड्स। एक तो आप जहां पर काम कर रहे हो वो साइट चली जाए, या फिर दूसरी वजह होती है कि आपका किसी बात पर इश्यू हो गया है और क्लाइंट ने आपकी कंप्लेन कर दिया और आपको एजेंसी से बुलावा आएगा कि आपको साइट चेंज किया जा रहा है। तो क्या दिक्कत होती है फ्रेंड्स कि अगर नई साइट पर जाएं तो फिर से वो चीज़ें सीखनी पड़ती, समझनी पड़ती हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हर टाइम ये आप देखेंगे आपको ये हेडेक आ जाता है। तो आज मैंने आपके लिए कमाल के 3 स्टेप बनाए हुए हैं। इन 3 स्टेप को आप फॉलो कीजिए, आप कितनी भी साइट चेंज की कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेप नंबर 1 है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, स्टेप नंबर 2 है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन या इसको बोलते हैं साइट इंफॉर्मेशन, और तीसरा जो है उसका नाम है सेफ्टी इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो आप कि विश्व की किसी भी साइट पर चले जाएंगे तो आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। तो सबसे पहला है कॉन्टैक्ट डिटेल। जब भी आप किसी साइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको काम करना है आपके सिक्योरिटी सुपरवाइजर, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड है तो आपके सुपीरियर का नंबर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर का नंबर नोट कर लीजिए, सिक्योरिटी ऑफिसर का नंबर नोट कर लीजिए, फिर सिक्योरिटी टीम में आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी का कॉन्टैक्ट डिटेल आप अपने पास रख लीजिए। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर रख लीजिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनके अधीन होता है सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग। तो आपको एडमिन के जितने भी लोग हैं ना उनका भी नंबर नोट करना है। एजेंसी में आप सबका नंबर नोट कर लीजिए। एजेंसी मतलब सिक्योरिटी एजेंसी, जिस एजेंसी ने आपको जॉब दिया हुआ है, किसका किसका नंबर आप नोट करेंगे? आपके एरिया मैनेजर का, ऑपरेशन मैनेजर का, असिस्टेंट जनरल मैनेजर का, जनरल मैनेजर का और उस कंपनी के ओनर का, ताकि कभी भी कोई तकलीफ आपको आए तो आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सके। ठीक है, फिर सबसे बहुत जरूरी है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का। वैसे तो 100 नंबर दिया गया है लेकिन उसमें काफी प्रोसीजर है फ्रेंड्स। 100 नंबर दबाइए, ये दबाइए, वो दबाइए, उसके बाद फिर वो नोट करेगा, फिर आपको इस गाड़ी आएगी। तो उससे क्या होता है, इमरजेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जितना जल्दी रिस्पॉन्स हो जाए उतनी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो जितना अच्छा आपको ऐसी कॉन्टेक्ट वगैरह होगा ना उतना आप 100 नंबर दबाएंगे तो काफी प्रोसीजर जाएगा, लेकिन आप डायरेक्टली अगर लैंडलाइन पे कॉल करेंगे तो आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का भी नंबर आप अपने पास रखिए। उसके बाद नियरेस्ट हॉस्पिटल का नंबर भी आप अपने पास रखिए। तो क्या होता है कि अभी आपको इमरजेंसी आ गई है तो 108 पर कॉल करना होता है। 108 पे कॉल करेंगे तो IVR पे आपकी बात होगी, फिर वो कोई कस्टमर केयर उठाएगा, फिर आपको डिटेल वगैरह देनी होगी, काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ पर अपने प्राइवेट हॉस्पिटल जो 1-2 हैं अच्छे उनका आप नंबर लिख के रखिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में आप तुरंत कोऑर्डिनेट करके इनको बुला सके। ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो सर्विसेज होती है आप जानते हैं कि बहुत बढ़िया होती है। फिर आपकी ERT टीम। अभी ERT टीम क्या होती है पहले तो समझिए। ERT टीम होती है हर एक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई जिसको बोलते हैं ERT टीम, जिसका फुल फॉर्म है इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, या फिर इसी को बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पांस टीम। इमरजेंसी में ये टीम रेस्क्यू और रिस्पांस देने के लिए बनाई जाती है। तो ठीक है, तो इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से लोग होते हैं, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से लोग होते हैं और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मतलब BMS डिपार्टमेंट से होते हैं। इस तरह सभी डिपार्टमेंट के लोग एक टीम बनाते हैं, इसको बोलते हैं इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, उसके बाद इनका भी नंबर रख लीजिए। फिर फायर कंट्रोल रूम का नंबर लिख लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो किसी फ्लोर पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप उस प्रीमाइसेस के फायर कंट्रोल रूम का भी नंबर अपने पास रखिए। तो इतने सारे कॉन्टैक्ट रखने के बाद क्या होगा, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आएगी आपको रिस्पॉन्स जो होगा बहुत तेज होगा, जिससे आपको रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, अगर आप ये सब कॉन्टेक्ट अपने पास नहीं रखते हैं तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा, ए बंकू भैया, ए भूतनाथ नंबर है क्या? तो इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स देरी से होगा, फिर रिलीफ भी देरी से मिलेगी, जिससे नुकसान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो रिस्पॉन्स जितना तेज, रिलीफ उतनी जल्दी मिलेगी। फिर जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका साइट का नाम जान लीजिए, साइट नेम।
उस साइट का नेम कुछ भी XYZ हो सकता है, उस साइट का बिल्डिंग का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर है, 30 का है, 25 का है, 35 का है, ठीक है। इस सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि कंपनी नेम, उस पर फ्लोर पे कौन कौन सी कंपनी, जैसे SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ऐसी सारी कंपनियां हो सकती है, तो कौन कौन से फ्लोर पर कौन कौन सी कंपनी है, इसको भी आपको नोट करना है, ठीक है। फिर उस पूरी बिल्डिंग में नंबर ऑफ पार्किंग कितना है, ठीक है। बेसमेंट कितना है, मतलब बेसमेंट 1 से 5, 1 से 3, ऐसा कितना बेसमेंट है और कितने फ्लोर पार्किंग दी हुई है। तो फ्लोर पार्किंग प्लस बेसमेंट पार्किंग मिला के कितनी पार्किंग है और कौन कौन सी पार्किंग में कौन कौन सी कंपनियों की गाड़ियां लगती है, कितनी गाड़ियों के लिए जो है रिजर्व पार्किंग रखी हुई है, कितनी फ्री पार्किंग है और कितनी जनरल पार्किंग है। रिजर्व पार्किंग मतलब उस कंपनी में कुछ काम कर रहे हैं खास लोगों के लिए होती है, जैसे डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेवल हो गए, उनके लिए क्या होता है, उनका पार्किंग रिजर्व होता है, उनके पार्किंग में कोई और गाड़ी आप नहीं ला सकते। जनरल पार्किंग में क्या होता है फ्रेंड, जनरल पार्किंग इंप्लॉइज के लिए होती है। बहुत सारे इंप्लॉइज होते हैं, उनको मतलब अच्छा कमाते हैं, अच्छा अर्न करते हैं, तो वो गाड़ी ले लेते हैं, तो उनके लिए होती है। और फ्री पार्किंग क्या होती है, फ्री पार्किंग होती है जो गेस्ट आएंगे, जो गेस्ट मिलने के लिए आएंगे, विजिटर आएंगे, उनके लिए होती है। तो ये कितनी है आपको ध्यान रखना है। तो पहले नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने पार्किंग है, ठीक है, फिर उसमें जनरल कितना है, रिजर्व कितना है और फ्री कितना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्किंग पर फ्लोर पे कितना है, मतलब हर फ्लोर पे कितना पार्किंग कैपेसिटी है, 60 है, 100 है, 70 है, 80 है। ये सारों चीजों की आप क्या करें, नोट बना लें, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपके प्रीमाइसेस में लिफ्ट भी होगी, तो लिफ्ट कितनी है, पैसेंजर लिफ्ट कितनी है, कार लिफ्ट कितनी है और सर्विस लिफ्ट कितनी है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ में ये जानकारी रखें कि कौन से फॉर्मूले से लिफ्ट चलती है। कैसा होता है, बहुत सारी जगहों पर आप जाएंगे तो बड़ी जगह होती है, तो वहां पे जो कुछ लिफ्ट होती है ना, मतलब ऑड नंबर पे, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी जगह पे रुकती है, और कुछ 2, 4, 6, 8 ऐसी रुकती है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ लेना है। कुछ लिफ्ट का जो एक्सेस होता है ना, बाहर होता है, कि मतलब आपको बाहर ही दबाना है, फिर वहां पे आपको नंबर दिखाएगा या फिर आपको अल्फाबेट दिखाएगा ABCD, आप वहां पर टाइप करेंगे मुझे 10वें फ्लोर पे जाना है, तो आपको दिखाएगा कि F में जाना है आपको। या फिर कुछ लिफ्ट कुछ जगह पे क्या होता है कि लिफ्ट के अंदर जाएंगे तो वहां से आपको फ्लोर डिसाइड करना है कैसा होता है। तो इस चीज को भी आपको समझ लेना है कि आपके यहाँ लिफ्ट का सिस्टम कैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आपको देख लेना है कि सर्विस लिफ्ट कितनी है और कार लिफ्ट कितनी है। इन चीजों को भी आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आपके प्रीमाइसेस में रिफ्यूजी एरिया होगा, तो रिफ्यूजी एरिया कौन कौन से फ्लोर पे है, कौन से एरिया को रिफ्यूजी एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर आपके प्रीमाइसेस में असेंबली पॉइंट भी होगा, और सब जगह होता है, तो असेंबली पॉइंट भी जानना बहुत जरूरी है कि उस प्रीमाइसेस का असेंबली पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। फिर मीटर रूम भी होगा, तो ये जो कंपनियां आपकी बिल्डिंग में काम कर रही हैं उन सबका अलग अलग मीटर होता है और उसी हिसाब से उनको बिल आता है, तो मीटर रूम भी जानना बहुत जरूरी है, ताकि कभी कोई वेंडर वगैरह आए रिपेयर वगैरह करने के लिए तो आप उसको मीटर रूम का रास्ता दिखा सके या बता सके, ठीक है। उसके बाद STP प्लांट, मतलब इसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। S का मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये क्या है, क्या होता है, इस सारी बिल्डिंग में मान लीजिए 10 माले की बिल्डिंग है, तो यहाँ से जितना ये पानी फ्लश वगैरह होके बाथरूम के साइड से आता है, तो उसको एक प्लांट होता है नीचे, वहां पर जमा करते हैं। फिर सैंड और कार्बन की मदद से क्या करते हैं, इस पानी को फिल्टर करते हैं और इसको फ्लश में दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारा पानी वेस्ट होने से बच जाता है। तो इसके लिए एक प्लांट आपको आप हर जगह देखने को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं STP प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन हो गई और एक कॉन्टेक्ट डिटेल हो गई। आइए सेफ्टी इक्विपमेंट में आपको क्या क्या जानना बहुत जरूरी है। तो पहले आपके प्रीमाइसेस में कितने फायर होज बॉक्स हैं, ठीक है। उस फायर होज बॉक्स में अब क्या होता है, फायर होज बॉक्स में फायर होज होता है, नोजल होता है, उसकी की होती है, फायर एक्स होता है। इन सारी चीजों की आप जानकारी आप रख ले, ठीक है। देखिए उसमें नंबर ऑफ नोजल कितना है, पाइप कितनी है, एक्स कितना मतलब कुल्हाड़ी कितनी है, इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। फिर आपके प्रीमाइसेस में जो फायर टैंक है, अब देखिए हर प्रीमाइसेस के हिसाब से पानी स्टोर करना पड़ता है। मतलब अगर पूरी बिल्डिंग में आग लग गई तो कितना लीटर पानी अवेलेबल है आपके पास और क्या सिस्टम है,
जिसके हिसाब से फायर फाइटिंग कर सकते हैं। जैसे 2 लाख 3 लाख 4 लाख लीटर पानी आपको स्टोर करके रखना पड़ता है। तो आपके यहाँ फायर टैंक कितने हैं, कहाँ कहाँ पर है और उनकी कैपेसिटी कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए एज ए सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर और सिक्योरिटी ऑफिसर। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर है तब भी आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। आपके प्रीमाइसेस में सीसीटीवी कैमरा कितना है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीसीटीवी कैमरा को मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं, एक होता है आउटडोर, एक होता है इनडोर। आउटडोर में आपको बुलेट कैमरा ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इनडोर में आपको डोम कैमरास देखने को ज़्यादा मिलेंगे। डोम कैमरास कितने हैं और उसके बाद फिर बुलेट कैमरास कितने हैं, इसका भी नंबर आपको पता होना चाहिए। टोटल कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें कितने वर्किंग है, कितने नॉन वर्किंग है, कितना एडिशनल है, ये सारी चीज इंफॉर्मेशन आप नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके प्रीमाइसेस में पंप रूम होगा। पंप रूम कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। उसमें स्टैंड बाय मोटर का मेन पंप होता है, डीजल पंप होता है, इलेक्ट्रिकल पंप होता है, जोकी पंप होता है। किसी वीडियो में आपको विस्तार में समझा दूंगा कि पंप कितने टाइप का होता है और क्या क्या काम होता है पंप का, ठीक है। फिर एयर हैंडलिंग यूनिट जिसको बोलते हैं AHU। अब क्या होता है, अब एक बिल्डिंग जो 10 फ्लोर की है वहां पर फ्लोर पे AC अगर लगाने जाएंगे तो पहले तो AC का कॉस्ट, फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत भारी पड़ जाता है। तो क्या हुआ है, यहाँ पर एयर हैंडलिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट आ गया है। अब क्या होता है, एक बड़ा सा प्लांट लगा देते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट का और फिर एयर चैम्बर क्रिएट कर देते हैं जिससे किसी भी एरिया को आराम से कूल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाती है और AC का झंझट वगैरह भी नहीं रहता है। तो इसी को बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। तो ये आपके प्रीमाइसेस में कहाँ है और कितना इसका प्लांट है और कितने एयर हैंडलिंग यूनिट आपके प्रीमाइसेस के लिए अलॉट किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपके प्रीमाइसेस में आपको DG रूम देखने को मिल जाएगा। अब DG रूम क्या होता है कि कैसा होता है कि किसी भी प्रीमाइसेस की लाइट कभी भी जा सकती है। मान लीजिए फायर का केस आ गया है, ठीक है, तब आपको लाइट की जरूरत है लेकिन लाइट तब सप्लाई कट हो जाती है, तब डीजल इंजन रूम से या फिर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लाइट चली जाए, ठीक है, तो आपको DG से पावर सप्लाई तुरंत चालू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है फायर एग्जिट पॉइंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी प्रीमाइसेस में कितने फायर एग्जिट पॉइंट है आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये रूट मैप होता है। कोई भी इमरजेंसी में आपको कहाँ से आप लोगों को निकालेंगे, तो फायर एग्जिट डोर ही होता है जहाँ से लोगों को निकाला जाता है। तो फायर एग्जिट कितने हैं और कौन सा किस फ्लोर से कहाँ पे जाता है, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको ये जानकारी गैदर करनी है। फिर नंबर ऑफ फायर पैनल। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, फायर पैनल ऐसी जो हुटर वगैरह होते हैं, स्मोक डिटेक्टर होता है, ऐसी फॉल्स अलार्म लग जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रीमाइसेस का फायर पैनल कहाँ है जिससे आप फायर अलार्म को बंद कर सके। तो नंबर ऑफ फायर पैनल मतलब कितने फायर पैनल है और कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्मोक डिटेक्टर, आपके प्रीमाइसेस में कितने टोटल स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब स्मोक डिटेक्टर में वैरायटी आती है, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर होता है। किसी वीडियो में डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे फर्क पता करेंगे, देखकर ही आपको किसी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ MCP कितना है, मैनुअल कॉल पॉइंट कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ हाइडेंट पॉइंट कितने आपके पास है। तो ये 3 जानकारियां, कॉन्टैक्ट डिटेल, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन और सेफ्टी इक्विपमेंट, 3 पॉइंट्स अगर आप एक अपनी डायरी बना लेते हैं तो आपसे मैं श्योरिटी देता हूं, आपको मैं अश्योरेंस देता हूं कि आप मात्र कुछ मिनटों में ही पूरी साइट को समझ जाएंगे, क्योंकि ये फिक्स है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। इसमें कुछ और थोड़ा 2-4 पॉइंट ऐड हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैंने अपने नॉलेज से, अपने जो भी मेरा एक्सपीरियंस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर उतार दी हैं। इतनी नॉलेज अगर आपने ले ली तो आपका चाहे कितना भी ट्रांसफ़र हो, आपको साइट समझने में केवल कुछ मिनट ही लगेंगे, क्योंकि ये 4 चीज़ें ही सब जगह होती है। आपको कॉन्टैक्ट नंबर ही सबके लेने हैं, आपको पार्किंग एरिया ही देखना है, आपको कंपनी का नाम ही सब चीज़ देखना है, रिफ्यूजी असेंबली पॉइंट, मास्टर मीटर रूम, STP, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। तो यही 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा कि आपको 3 चीज़ लिखना है, कॉन्टैक्ट डिटेल रखना है, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है और सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी लेनी है। बस इतना आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया, उस साइट को आप घंटों में, मिनटों में समझ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा, जाते जाते अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ भाई, सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं लेकिन बेल आइकन को जरूर हिट करें
उसके बाद उसमें ऑल वाले ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।